गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक रेडियस, किस तरह से एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन जाने पर वेरी कर रहा था और लेफ्ट टू राइट वेरी कर रहा था। आज हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ये हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा पी के मिड है, इट मींस ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यही रीजन है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के मिड लाई करती है। वी नो दैट लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी एस के कंपैरिजन में हायर होगी और पी के कंपैरिजन में, पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में लेसर होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। वैसे तो हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब पहला इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है इसलिए बोला जाएगा इसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिससे हमें मोनो पॉजिटिव कैटायन मिला। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कराना चाहते हैं इस मोनो पॉजिटिव कैटायन से, तो हमें और एनर्जी देना पड़ेगा। उस एनर्जी को बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड देन वी गेट डाई पॉजिटिव कैटायन। तो ये कहा जा सकता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑब्वियसली अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मिड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मिड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे ब्रेक करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है? सेकेंड थिंग, ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size and ionization enthalpy is directly proportional to Z effective. Definitely what will happen, let's suppose ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का, Z इफेक्टिव कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और अगर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट विच रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स। अब उस रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अपोजिंग फोर्सेस हैं, और इन अपोजिंग फोर्सेस की वजह से ही Z इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। और एटॉमिक साइज बढ़ने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों कम हो रही है? बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Z इफेक्टिव कम हो रहा है। अब यहीं से दूसरी बात नजर आ जाती है, अगर Z इफेक्टिव हायर होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी ज़्यादा ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अभी हमारा ये आज का टॉपिक नहीं है आयनाइजेशन एंथैल्पी। You must remember that only ionization enthalpy directly proportional to Z effective and ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size, and both these factors will help us to show variation of ionization enthalpy in case of d block elements. अब होता क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बट इन irregular manner. It means कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज तो हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, वो इरेग्युलर मैनर में है। One more thing, that we move left to right, ionization enthalpy increase, but in lesser amount as in case of S and P block elements. मतलब जैसे जैसे हम S और P ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और जितना अमाउंट आयनाइजेशन एंथैल्पी का चाहिए होता है, दिस इज मच मोर इन कंपैरिजन टू द D ब्लॉक एलिमेंट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू n-1
-1 d ऑर्बिटल्स। कहाँ पर शिफ्ट जा रहा है इलेक्ट्रॉन? n-1 d ऑर्बिटल। लेट्स सपोज दिस इज 3d ऑर्बिटल एंड इट इज 4s ऑर्बिटल। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, मतलब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब जब d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट और आप कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, साथ साथ जेड इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। बोथ फैक्टर विल अपोजेस टू ईच अदर, और इन दोनों ही फैक्टर्स के अपोज का रिजल्ट क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज बट इन लेसर अमाउंट। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज तो होती है, बट इट इज इन लेसर अमाउंट इन कंपैरिजन टू द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस को देखते हैं, जब हम 3D to 4D सीरीज एंड 4D to 5D सीरीज मूव करते हैं तब क्या होगा, साइज में क्या चेंजेस होगा? We know that when we move 3D to 4D series, size increases, atom का size increase हो रहा है, atom size increase, और अगर atom size increase हो रहा है, it means ionization enthalpy decrease. We know that ionization enthalpy and atomic size they are inversely proportional. अगर हम इस फैक्टर को फॉलो करते हैं तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग 3D to 4D सीरीज मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम 4D to 5D सीरीज की बात करते हैं, कल बात कर चुके हैं कि 4D and 5D सीरीज के एटम के साइज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। हम कह सकते हैं अप्रॉक्स सेम साइज, दैट इज अप्रॉक्स सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। नो, ऐसा नहीं है। अगर साइज में डिफरेंस नहीं है तो क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी डिफरेंस नहीं है? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हमें पता है कि 4D से पहले 4s इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है। देयर आर 14 एलिमेंट्स एडेड, और जब 14 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब f ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर। अगर हम इन दोनों ही फैक्टर्स को अप्लाई कर दें कि f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है और f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इसका मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। तो 4D to 5D सीरीज मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज बिकॉज due to poor screening effect of f orbital, z effective increase, that is ionization enthalpy increase. Hopefully clear हुआ होगा। अब बात करते हैं कुछ अदर फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज वैल्यूज की, which will be greater and which will be lesser. It will depend upon the EC. It will depend upon the electronic configuration. यहाँ 3D सीरीज के कुछ एलिमेंट्स मेंशन किए हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। देखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज पर क्या इफेक्ट होगा। लेट्स सपोज क्रोमियम, अगर हम इसके EC को चेक करें तो ये EC अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, 4s has only 1 electron. It has ease to lost 1 electron and acquire stable configuration. Cr positive के केस में configuration हो जाएगा 3d5. It means first ionization enthalpies will be low. लेकिन अगर अब यहाँ से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराया जाए तो इट रिक्वायर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. इट मीन्स वी कैन से दैट फर्स्ट ionization enthalpy is less than second ionization enthalpies in case of chromium. क्रोमियम के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेसर है सेकंड के कंपैरिजन में. Why first ionization enthalpies are less? Because of unstable EC and after lossing
इट एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर अगर यही हम बात करते हैं Mn के लिए, इट इज स्टेबल EC, इट हैज़ ऑलरेडी स्टेबल EC, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है देन इट फॉर्म्स Mn पॉजिटिव 3d5 4s1। नाउ इट बिकम अनस्टेबल। अब अनस्टेबल अपने आप को स्टेबल करना चाहिएगा, इसका मतलब यहाँ स्टेबल से अनस्टेबल होने में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज इट वुड बी हाई, बट अब यहाँ से अगर एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है और 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो लेस अमाउंट ऑफ एंथैल्पी की नीडेड इन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज विल बी लो। तो हम Mn के केस में कह सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही कंपेयर करते हैं कॉपर एंड जिंक। कॉपर हैज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इट फॉर्म्स Cu पॉजिटिव विद EC3d10 which is a stable one. It means to acquire a stable electronic configuration first ionization enthalpies will be low. अब यहाँ से stable electronic configuration से एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है Cu2 पॉजिटिव, इट्स मीन 3d9 which is unstable electronic configuration. It means we require high ionization enthalpies. तो इस केस में हम कह सकते हैं first ionization enthalpies less than second ionization enthalpies in case of copper. Now come to the zinc. Stable configuration, first ionization enthalpies high. क्या बन जाएगा? Zn positive with EC3d10 4s1 which is unstable. Now require only low amount of enthalpy to get a stable electronic configuration. It means for Zn we can say that first ionization enthalpy is greater than the second ionization enthalpies in case of zinc. So again one more reasoning question इस तरह से बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपैरिजन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखना होगा। ये देखना होगा विच हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल टू अनस्टेबल कन्वर्ट हो रहा है या फिर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू स्टेबल हो रहा है। तो अभी हमने बात की आयनाइजेशन एंथैल्पी की, अब आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। Now we discuss about the oxidation states of the d block elements. First thing is that d block elements show variable oxidation states. Why these elements show variable oxidation states? तो उसके लिए इसका जनरल EC देखते हैं। जनरल EC is n-1d 1 to 10 and n as 0 to 2. If we think that only outermost shell electrons involved in bonding, in this case plus 2 must be most stable oxidation state for the d block elements. But d block elements can show plus 2 along with plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 and other oxidation state, and maximum oxidation state is plus 8. It is shown by osmium. Maximum oxidation state in D series it is plus 8 and plus 8 is shown by the osmium. अब ये क्या इंडिकेट करता है? It indicate that not only s orbital electrons involved in bonding, while the n-1d electrons are also involved in bonding, only then they can show variable oxidation state. तो हम यहाँ से क्या क्यों निकाल सकते हैं? Not only n s orbital but also n-1d orbital electrons are involved in bonding. In plus 1 and plus 2 and plus 3 oxidation state, it means in lesser oxidation state mostly ionic bonds are formed, but in higher oxidation state covalent bonding will take place. Now we will consider the oxidation states of the 3D series, और यहाँ पर 3D सीरीज एलिमेंट्स और उनका EC लिखा हुआ है, वैलेंस शेल EC लिखा हुआ है। तो जब आप कंसीडर करते हैं 3d1 4s2 स्कैंडियम, अगर ये 4s इलेक्ट्रॉन लॉस करता है देन इट कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट अगर ये इन s के साथ साथ d इलेक्ट्रॉन्स को भी लॉस करता है देन इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर
stable. It show +3 oxidation state. Why +3 oxidation state? जब d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा और 4s से दोनों ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, then it will acquire 3d0 4s0 configuration, a stable configuration. That's why scandium show +3 oxidation state as a stable one. In case of titanium, if 2 electrons from the 4s orbital lost, then it show +2 oxidation state. It can show +3 also when 2 electrons of s and 1 electron of d, and it can show +4 oxidation state when all the electrons of the 3d and 4s orbitals are involved in bonding. It means +4, and in this case +4 oxidation state is more stable. Now we talk about the vanadium. In case of vanadium, +2 when both the electrons of s, +3, +4 and +5. It can show +2 to +5 oxidation states. Out of these, +5 oxidation state is more stable. Now we talk about the chromium. In case of chromium, it can show +1 oxidation state. Now look at this. In case of chromium, 4s has only 1 electron. ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1. नाउ इट कैन शो +2, +3, +4, +5 and +6 oxidation states. Out of these, +3 and +6 oxidation states are more stable one. Now we talk about the Mn. Mn can show all the oxidation states from +2 to +7, +4, +5, +6 and +7. All these oxidation states can be shown by the Mn. But out of these, which is more stable? +2 and +7. It is more stable oxidation state. Now come to the Fe. Fe can show +2, +3, +4. These oxidation states, and out of these, +3 is more stable oxidation state. For cobalt, again +2, +3 it can show, but out of +2 and +3, +4, +2 and +3 oxidation states are more stable. For nickel, copper and zinc, nickel के केस में +2, कॉपर +1 and +2 दोनों ही शो कर सकता है, बट कॉपर के लिए +2 and zinc +2. These oxidation states are more stable, and d electrons don't part in bonding. D electrons don't take part in bonding because of stable EC. This reason is what? Stable EC. Now we compare that why Mn, in case of Mn, +2 oxidation state more stable than the +3. If we see the Mn +2 oxidation state EC, it is 3d5, and Mn +3 oxidation state EC, it is 3d4. Because of this stable oxidation state in case of Mn2 positive, this oxidation state is more stable. Mn2 positive oxidation state is more stable in comparison to Mn3 positive oxidation state. अगर यही कंपैरिजन आयरन के लिए किया जाए, इन केस ऑफ आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन द +2. अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हो आयरन के, तो EC इज 3d6, while in case of +3 oxidation state EC is 3d5, which is more stable EC. Definitely Fe3 positive has more stable EC. That's why this oxidation state is more stable. तो ये तो था कुछ रीजन ऐसे ही जिंक के हम बोलते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, बिकॉज आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज 2 electrons in bonding 3d10 remain, which is a stable EC. On the basis of the stability of the electronic configuration, we can decide which oxidation state is more stable and which will not. तो आज हमने डिस्कशन किया आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द डी ब्लॉक